हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू करने वाले हैं, जो क्लास 10+2 के बहुत ही मजेदार टॉपिक और बहुत ही क्लासिकल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर हम लोग कैलकुलस को कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है और इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है कि जितना भी ट्रिगोमेट्री हम प्रीवियस क्लास यानी 11th में पढ़े थे, वो सारे फंक्शन का यहाँ पर क्या किया गया है, इनवर्स बनाया गया है, यानी इनवर्स किया गया है। तो आज के क्लास में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। एक बात और, उधर फंक्शन चल रही थी, फंक्शन का भी क्लास चलेगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का भी क्लास चलेगा। सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए चीज़ों को साथ में लेकर चलनी है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले हम इसमें आप लोग को समझा देना चाहेंगे कि प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन क्या होता है। मैं इनवर्स फंक्शन का डिस्कशन फंक्शन की क्लास में किया हूँ और मैं यहाँ भी आप लोग को बता देता हूँ कि इनवर्स फंक्शन क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोई फंक्शन f a से b में, अगर कोई फंक्शन f a से b में कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन 1 1 और क्या है, ऑन टू है। कोई फंक्शन f a से b में कौन सा फंक्शन है, 1 1 और क्या है, ऑन टू है, यानी बाइजेक्टिव, यानी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तब ये फलन इन्वर्टेबल होगा यानी व्युत्क्रमणीय होगा। ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b में अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव, यानी क्या है, बाइजेक्टिव है, तब ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तब ये फंक्शन क्या होगा, तब ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, यानी इसको हम इन्वर्टेबल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेबल फंक्शन बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन बोलेंगे। कब व्युत्क्रमणीय फलन होगा? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b में ये व्युत्क्रमणीय फलन तब होगा जब ये 1 1 और क्या होगा, ऑन टू होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तब ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन बोलेंगे। जब ये व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा तब f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a, f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a को इस फंक्शन का हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। कौन फंक्शन बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। यानी फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में क्या चीज का अंतर है? फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में अंतर क्या चीज का है, इनपुट एंड आउटपुट का। यानी इसका जो इनपुट था इसका आउटपुट बन गया और इसका जो आउटपुट था इसका क्या बन गया, इनपुट बन गया। तो यही इनवर्स फंक्शन और फंक्शन में क्या है, अंतर है। इस चीज को आप लोग को समझना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b में कोई फंक्शन है, अगर ये फंक्शन 1 1 और क्या है, ऑन टू है, 1 1 और क्या है, ऑन टू है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है, तब ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, यानी व्युत्क्रमणीय फलन होगा। और ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा तब f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a, f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a को इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, यानी प्रतिलोम फलन बोलेंगे। तो प्रतिलोम फलन में होता क्या है कि इनपुट चेंज आउटपुट, आउटपुट चेंज इनपुट, ये प्रतिलोम फलन के मीनिंग्स हुए। अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में समझेंगे कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या है। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को समझने के लिए ये चीज को मैं इरेज करता हूं। अब मैं अपनी मेन टॉपिक पर आता हूं। हम लोग को जानना है कि इनवर्स ट्री फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। ध्यान से समझिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। ठीक है, ध्यान से। जैसे y बराबर fx, y बराबर fx, ये y बराबर fx कोई t फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, t फंक्शन है। t फंक्शन मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। तो ये कोई ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। तब x बराबर f इनवर्स y, x बराबर f इनवर्स y, मतलब जो इनपुट था
वो आउटपुट बन गया, और जो आउटपुट वो क्या बन गया, इनपुट बन गया। तब x बराबर f इनवर्स y को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे IT फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, अगर y बराबर fx कोई फंक्शन t फंक्शन है, तब x बराबर f इनवर्स y को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। दैट्स क्लियर। अब चीजों को समझना क्या है कि सर कैसे हुआ, तो याद रखिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में अंतर सिर्फ इस बात का है कि जो इसका इनपुट था वो इसका आउटपुट बन गया, और जो इसका आउटपुट था वो इसका क्या बन गया, इनपुट बन गया। अब हम आगे समझते हैं, जैसे y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है तो x बराबर साइन इनवर्स y, ये क्या है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, इनपुट आउटपुट बन गया और आउटपुट क्या बन गया, इनपुट। जैसे ही ध्यान रखिएगा, जैसे ही इनपुट और आउटपुट में कहीं भी इंटरचेंजिंग हो रहा है, इनपुट और आउटपुट में कहीं भी इंटरचेंजिंग हो रहा है, तो वो इनवर्स की ओर जा रहा है। इनवर्स का मतलब ही होता है इसमें कि इनपुट को आउटपुट बना देना और आउटपुट को क्या बना देना, इनपुट बना देना। तो y बराबर साइन x अगर फंक्शन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है तो x बराबर साइन इनवर्स y क्या होगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा। इसी तरह से y बराबर cos x अगर कोई फंक्शन है तो x बराबर cos इनवर्स y क्या होगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा। इसी तरह से y बराबर tan x फंक्शन है तो x बराबर tan इनवर्स y क्या होगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा। y बराबर cot x कोई फंक्शन है तो x बराबर cot इनवर्स y इस फंक्शन का इनवर्स हो गया। y बराबर sec x कोई फंक्शन है तो x बराबर sec इनवर्स y, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। y बराबर cos x कोई फंक्शन है तो x बराबर cosec इनवर्स y, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। मतलब कि ये साइड जितना भी आप लोग देख रहे हैं, इस साइड जितना भी फंक्शन है, ये सारा का सारा कौन सा फंक्शन है, IT फंक्शन है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। यानी ये साइड जितना भी आप लोग देख रहे हैं ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, और ये साइड जितना भी देख रहे हैं, ये वाला, ये सब जितना भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे T फंक्शन, यानी ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। कोई दिक्कत? तो यही ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन 6 है, और इसी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में अंतर किस बात का है, तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में अंतर सिर्फ इनपुट और आउटपुट का है। जो इसका इनपुट था वो इसका आउटपुट बन गया, जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट बन गया, जो इसका इनपुट था वो इसका आउटपुट बन गया, जो इसका आउटपुट था ये इसका इनपुट बन गया। यानी इनपुट और आउटपुट में अगर इंटरचेंजिंग होता है, इनपुट और आउटपुट अगर चेंज होते हैं, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन और रेंज के बारे में जानना होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं आगे कर देता हूं, तब तक आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझिए। हाँ, तो अब हम लोग को जो खतरनाक टॉपिक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का है वो समझना है, क्योंकि इसके बिना जो मैं पीछे लिखा हूँ, इसके बिना इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में हम कदम नहीं रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चप्पा चप्पा पर इन चीज़ों की जरूरत होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो क्या है ये, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत एवं परिसर। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको ग्राफ के द्वारा भी मैं समझा दूंगा लास्ट में, लेकिन अभी आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद करना है, रिमेंबर रखना है, क्योंकि हिसाब जब हम बनाएंगे तो इसकी काफी अहमियत होती है, और इसको रिमेंबर करना ही हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि डोमेन जो है इसको आप लोग याद रखें चाहे नहीं रखें, लेकिन रेंज, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज यानी आउटपुट, रेंज यानी ये 100% याद होना चाहिए, क्योंकि रेंज ही इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है रेंज। इसलिए हम लोग को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज 100% याद रखना है, और ये याद रखिएगा, तभी आप जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालिएगा तो आपको मालूम रहेगा कि कौन सा फंक्शन का एरिया यानी दायरा कितना है, वो रेंज ही बताएगा, और इसलिए इंपॉर्टेंट है रेंज को याद रखना। ठीक है ना, मैं एक बार समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, IT फंक्शन, डोमेन, परिसर, मुख्य मान। ठीक है ना, सबसे पहला फंक्शन साइन इनवर्स x है।
साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। इधर देखिए, इधर बता देता हूँ। अगर क्लोज इंटरवल ए बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल ए बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होगा, क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होगा कि ए के बराबर भी है और ए से बड़ा भी है और बी के बराबर भी है और बी से क्या है, छोटा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसका मतलब होता है बंद अंतराल। मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब कि ये जो लोअर लिमिट है इसके बराबर भी होगा, इससे बड़ा भी होगा और b के बराबर भी होगा, यानी अपर लिमिट के बराबर भी होगा और इससे छोटा होगा। और एक जो होता है उसका नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जो होगा तो ओपन इंटरवल को वो ए बी ऐसे लिख सकता है या फिर ओपन इंटरवल को ए बी ऐसे भी लिख सकता है। इसका मतलब होता है कि a से बड़ा और b से छोटा, a से बड़ा और b से छोटा, मतलब बराबर नहीं होगा, a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। समझ गए? क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसके बराबर भी और इससे बड़ा भी, इसके बराबर भी इससे छोटा भी। ओपन इंटरवल का मतलब है कि a से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, ये इंटरवल्स का मीनिंग हुआ। अब यहां समझिए कि साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 के बराबर, क्लोज इंटरवल -1 से 1, मतलब -1 के बराबर और -1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से क्या चीज छोटा। ठीक है, तो डोमेन तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन रेंज, इसका रेंज जो होता है साइन इनवर्स x का वो क्लोज इंटरवल -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। मतलब ये जो आउटपुट y है इस y का वैल्यू -π/2 के बराबर होगा या -π/2 से बड़ा, -π/2 के बराबर होगा या -π/2 से बड़ा होगा और π/2 के बराबर होगा या π/2 से छोटा होगा। यही इस क्लोज इंटरवल का मतलब है। मतलब इसका मतलब है कि साइन इनवर्स का कोई भी वैल्यू, साइन इनवर्स का आप कोई भी मान निकालिएगा वो इसके अंतर्गत ही आना चाहिए, इसके अंदर ही आना चाहिए, कुछ भी होगा इसके अंदर ही डिफाइन होगा। ठीक है, ये रेंज का मतलब है। पास में क्या बात होगी, इससे बाहर निकलेगा तो उसको हमको इसके अंदर लाना है और वो हम क्वाड्रेंट के फॉर्मूला से क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है क्या, y बराबर cos इनवर्स x। तो y बराबर cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है और रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल 0 से π। ये आउटपुट है यानी y का वैल्यू है, इसका मतलब हुआ कि 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा y का वैल्यू और π के बराबर होगा और π से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया। दूसरी बात, tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज जो होता है इसका ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, यानी इसमें जो y का वैल्यू होगा, इसमें जो y का वैल्यू होगा -π/2 से बड़ा और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल मतलब इसके और इसके बीच में होगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू शामिल नहीं है क्लोज इंटरवल में, इसके और इसके बीच में तो होगा ही, ये भी शामिल हो सकता है और ये भी शामिल हो सकता है क्योंकि वहाँ क्लोज्ड है। और यहाँ ओपन का मतलब होता है कि इसके इसके बीच में होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू शामिल नहीं है। दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन इसका रेंज जो होता है वो क्लोज ओपन इंटरवल 0 से π, यानी y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और π से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब इसके बीच का वैल्यू होगा। पास समझ रहे आपको, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो वो प्रिंसिपल वैल्यू इसी के अंतर्गत आना चाहिए, इसके अंदर आएगा तब तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। अगर कोई इसके बाहर जा रहा है तो हमको इसके अंदर लाना होगा उसको, थीटा को। अगर थीटा बाहर जाएगा तो थीटा को अंदर लाना होगा। जब तक रेंज में नहीं आएगा तब तक वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा। समझ गए? इसलिए रेंज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, बशर्ते इसमें -1 से 1 के बीच का वैल्यू शामिल नहीं होगा, क्योंकि -1 और 1 इसमें घट रहा है, तो -1 और 1 के बीच का जो वैल्यू है वो पूरा रियल नंबर में नहीं होगा, क्योंकि इस पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके डोमेन का शर्त हुआ। रेंज का शर्त क्या है? रेंज का शर्त है कि इसका रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से तो π/2 होगा, लेकिन इसमें एक वैल्यू 0 नहीं होगा, इसमें एक वैल्यू 0 को शामिल नहीं करना है।
ठीक है, एक वैल्यू 0 को शामिल नहीं करना है। -π/2 से +π/2 के बीच का वैल्यू -π/2 भी शामिल होगा और +π/2 भी शामिल होगा, लेकिन 0 को शामिल नहीं करना है। 0 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा आउटपुट इसका, ठीक है। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन वही है। ऑल रियल नंबर -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा। ओपन लगा हुआ है तो बीच का वैल्यू -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा। ऑल रियल नंबर होगा -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा। और इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई यानी 0 के बराबर और 0 से बड़ा, पाई के बराबर या पाई से छोटा। लेकिन इसमें क्या नहीं शामिल होगा, π/2 शामिल नहीं होगा। पास में गया आपको। तो ये डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के ये क्या है, डोमेन और रेंज है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा कि आपको रेंज 100% VBI रूप से याद करना है, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू वही होगा जो इसके रेंज के अंतर्गत आएगा, रेंज के अंतर्गत आएगा। इस रेंज को कंठस्थ याद करना है और डायरेक्ट रेंज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत खतरनाक चीज मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम इस पूरे फंडा को देखें, पूरे रेंज को देखें, तो पूरे रेंज को देखने के बाद हमको निष्कर्ष प्राप्त होता है। क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है, थोड़ा सा समझिए क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। जब हम देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स के रेंज को, साइन इनवर्स एक्स के रेंज को, तो इसके रेंज में माइनस भी शामिल है और प्लस भी शामिल है, यानी माइनस वैल्यू भी होगा और प्लस वैल्यू भी होगा। ध्यान समझिएगा, मैं बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स के रेंज में -π/2 से π/2, यानी इसमें जो है, इसके रेंज में जो है -π/2 से +π/2, मतलब इसमें निगेटिव भी वैल्यू शामिल है और पॉजिटिव वैल्यू भी क्या है, शामिल है। लेकिन जब कॉस इनवर्स एक्स के रेंज को देखें तो ये 0 से पाई है, 0 से क्या है, पाई है। तो 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में ये तो हमेशा प्लस आएगा। 0 से पाई तो मतलब पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव आएगा इसमें क्या, नहीं आएगा। अब पॉइंट मार्केबल हो गया। क्या मार्केबल हो गया, इस छेवों फंक्शन में ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो निगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, जिसके डोमेन सॉरी रेंज, और इस छो फंक्शन में किसके से रेंज है जो ओनली पॉजिटिव है। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का रेंज निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैंक भी कर देता हूं तो ये मार्केबल रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इसको निगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, लेकिन 0 से पाई ये सिर्फ पॉजिटिव है, यानी कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स ये -π/2 से π/2 है, मतलब पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। चलिए, लेकिन सेक इनवर्स क्या है, 0 से पाई, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि कॉस इनवर्स एक्स का जो 0 से पाई है, इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स जो है, इसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और सेक इनवर्स एक्स है, इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब तीन फंक्शन मेरा जो है, कौन कौन, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये तीनों हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तीनों हमेशा याद रखिएगा, ये तीनों फंक्शन जो है ये हमेशा पॉजिटिव गिव्स करेगा, और ये भी जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव गिव्स करेगा, और ये फंक्शन जो है ये हमेशा क्या गिव्स करेगा, पॉजिटिव गिव्स करेगा। मतलब कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा फॉर्मूला इसका। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये हमेशा क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस वाला वैल्यू है, इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, प्लस। लेकिन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये इसका आउटपुट पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि -π/2 से π/2 है। तो ये जो है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो ध्यान क्या रखना है, समझिए, ध्यान ये रखना है कि इन फंक्शंस में कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, उसको याद रखना है। जिसके रेंज ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कौन कौन है। कॉस इनवर्स एक्स पॉजिटिव वैल्यू गिव्स करेगा, कॉट इनवर्स एक्स पॉजिटिव वैल्यू गिव्स करेगा, सेक इनवर्स एक्स पॉजिटिव वैल्यू गिव्स करेगा। कोई दिक्कत? तो ये तीनों फंक्शन जो है, ये तीनों फंक्शन हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और वो जो तीनों बच गया वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज का संभव है। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क रहा कि इसको आज कंप्लीटली अच्छी तरीके से याद कर लेना चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है ना। जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन लोगों तक पहुंच जाए। मैं अगले क्लास में आप लोग को इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स लेके इनवर्स का मिलूंगा। आज के क्लास के लिए थैंक्स, धन्यवाद।